बेटा अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? वी स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की गई एयर जो है उसके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को, यानी हमारे बेसिकली उसके वॉल्यूम को और लंग्स की कैपेसिटी को कि कितनी वो एयर को इनहेल कर सकता है, कितनी एयर एक्सेल आउट की जा सकती है, इन सब का असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही हमारे लंग्स की कैपेबिलिटीज़, लंग्स की कैपेसिटीज़ को जज करने का इकलौता तरीका है। The process which is used here is known as spirometry, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है spirometer. So what is spirometry? It is assessment of respiratory volumes and capacities. राइट बेटा, और यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया गया? यहां जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया दैट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। इज दैट क्लियर? वेल, यहां हो क्या रहा है बेटा? इसे समझना बहुत ही आसान है। जो स्पायरोमीटर है ये एक ऐसा अपैरेटस है जिसमें पेशेंट को एयर ब्लो इन करने के लिए कहा जाता है और उससे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को जज किया जाता है। मैं इसे थोड़ा और सिंपल बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है? इमेजिन करो कि एक ड्रम है, दैट इज जस्ट योर इमेजिनेशन, इट विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट ऑल। मान लो आपके लंग्स के साथ में या आप जो एयर ब्लो इन कर रहे हो उसके साथ में एक ड्रम है, सपोज एक ड्रम है, like let me take this as the drum, और ये ड्रम कंटिन्यूसली रोल कर रहा है, ठीक है? और इसके ऊपर एक पेपर है जो कि जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है वो पेपर इसके ऊपर रोल होता जा रहा है, राइट? इसके ऊपर एक पेंसिल इस तरीके से टच है और ये पेंसिल डिपेंड करता है कि कितनी एयर आपने ब्लो करी। तो जितनी आप एयर ब्लो करोगे ये पेंसिल उतनी ही आगे की तरफ जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब उतना ही, जितना ज़्यादा एयर आपने धकेली तो ये पेंसिल और आगे जाएगी, राइट? सो जितना आपके लंग्स में कैपेसिटी होगी उतनी ही तो आप एयर को ब्लो आउट करोगे, उतनी ही पेंसिल आगे जाएगी। जब आपने इस पेंसिल को आगे की तरफ ऐसे ब्लो किया आपने और ये पेंसिल आगे की तरफ मूव करी, तब तक ये कागज़ का जो रोल है ये घूम गया। तो जब तक वो पेंसिल वापस आपने जब एयर आपने यू टर्न इनटू अ रिलैक्स स्टेट तो वो पेंसिल वापस आएगी, रिट्रैक्ट करेगी, तो वो पेंसिल मार्क बनाती हुई जाएगी। जब पहले गई थी तब भी मार्क बनाती हुई गई थी, आते टाइम भी मार्क बनाती हुई आएगी, पर तब तक ये तो रोल कर गया ना, तो पेंसिल उसी जगह पर तो वापस आएगी नहीं, इट विल गो। तब तक ये पेपर रोल कर गया और वो वापस आते टाइम एक ऐसे वेव्स ही बनाती हुई आएगी। तो जो पूरी स्पायरोमीट्री है वो भी कुछ ऐसी ही वेव्स के फॉर्म में दिखाई देती है। इसे समझने के लिए इसी चीज़ को याद रखोगे, एक ड्रम है जो कि असेस कर रहा है आपके लंग्स की कैपेसिटी को। पेंसिल आपके लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है, ऐसे मानो लंग्स के साथ में जुड़ी हुई है, या जो आपने एयर ब्लो की उस पर डिपेंडेंट है, और ये पेंसिल ऐसे रोल होता जा रहा है पेपर और ये पेंसिल इसके ऊपर इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, राइट? तो इससे आपके लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। नाउ पे अटेंशन टू इट। देखो, आपसे बोला क्या गया, यू आर द पेशेंट, और आपसे बोला गया कि चलो नॉर्मली सांस लो। तो जब आपने नॉर्मली सांस की ली तो उस पेपर के ऊपर ही पेंसिल सिर्फ इतनी दूरी तक गई। एक्सेल किया, पेंसिल इज बैक, इनहेल्ड, पेंसिल इज अगेन गोइंग अप, एक्सेल, बैक, और ऐसा चलता रहा। तो पेंसिल एक फिक्स्ड रेंज के अंदर रही जब आप नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हो। इसे कहा जाता है नॉर्मल ब्रीदिंग वॉल्यूम, या मैं रेड मार्कर यूज कर रही हूं बेटा, आई होप इट विल बी विजिबल। इसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, टीवी। और ये टीवी कितना है बेटा? 2500 से लेकर के 3000 के बीच में ये पेंसिल ऐसे होवर कर रही है। तो 3000 माइनस 2500 दैट मेक्स 500 ml, राइट? एक और बार दिखा देती हूँ टाइडल वॉल्यूम को ही। समझ में आया टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो एक काम करते हैं, लास्ट में ही सबको डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज समझ में, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर विच इज ब्रीथ इन एंड एक्सेल्ड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, अब शुरू करते हैं। भाई नॉर्मली तो सभी ब्रीथ कर रहे हैं ना, परेशानी कब आती है? मरीज कब जाएगा डॉक्टर के पास? जब वो बोलेगा जी दौड़ते टाइम परेशानी आ रही है, सीढ़ी चढ़ते टाइम सांस नहीं आती, या कोई भी चीज, राइट? तो हमें उसकी कैपेसिटी ऑफ एक्सहेलेशन, अस्थमा में क्या होता है, एस्मा बोलते हैं बेसिकली, पर आप लोग उसे अस्थमा कहते हो। एस्मा में क्या होता है बेटा?
पेशेंट जो होता है वो एक्सहेल नहीं कर पाता, सांस बाहर नहीं निकाल पाता। तो कई लोगों को परेशानी एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन में भी होती है। तो सब चीज़ें जज करने की, पेशेंट की इनहेल करने की कैपेसिटी कैसी है, एक्सहेल करने की कैपेसिटी कैसी है, स्ट्रेस कंडीशंस में कैसी है, तो उसके लिए अलग अलग वॉल्यूम्स को असेस किया जाता है, राइट। तो ध्यान दो बेटा। आगे टाइडल वॉल्यूम समझ में आया, नॉर्मल ब्रीदिंग। आगे चलते हैं। अब चेक करना है कि भाई ये पेशेंट सांस कितनी खींच सकता है। अब सकता तो कितना है, आपने बोला पेशेंट को गहरी सांस लो, तो नॉर्मल सांस में तो यहां तक तो वैसे ही कवर हो जाता है। गहरी सांस जब उस पेशेंट ने ली तो ये पेंसिल पूरा ऐसा 6000 ml तक टच कर गई। तो ये जो ग्राफ है इसके एक तरफ को वॉल्यूम है जो कि ml के अंदर है, तो इट वेंट अप टू, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बेटा, या इट वेंट अप टू व्हाट, दिस लेवल। तो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भी कई बार जबरदस्ती एयर को इनहेल किया जा सकता है और इसे हम बोलते हैं IRV, दैट मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जो कि आपने अगर जबरदस्ती धकेल ली तो ये वो वॉल्यूम है जो कि बाहर निकालने वाली। अब बाहर कौन सी है, ये इनहेल की थी, ये एक्सहेल की थी, तो यही तो वो एयर है 500 ml जो कि बार बार अंदर बाहर जा रही है, पर ये रिजर्व में एक्स्ट्रा ले लिया आपने, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना रिजर्व है बेटा जब आप जबरदस्ती इनहेल करते हो, सी फ्रॉम 3000 टू 6000, 6000 माइनस 3000 करोगे, दैट मेक्स 3000 मिलीलीटर्स और 3 लीटर्स। पर बेटा ये जेंडर बेस्ड होता है, औरतों में बॉडी का साइज भी कम होता है, उनके पास लंग्स की कैपेसिटी भी कम होती है। वहीं पर एथलीट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके नॉर्मल मेल एंड फीमेल के कंपैरिजन में वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसकी मैं एक रेंज ले लेती हूं, ये है लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर के बीच में, राइट। तो हमने इंस्पिरेशन चेक कर लिया। अब हम बोलते हैं पेशेंट को, भाई तुम्हारा चेक करें कि तुम एक्सहेल कितना कर सकते हो। ये पता है कि हमें टाइडल वॉल्यूम, ये ऊपर गया टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस खींची, नॉर्मली तो आप छोड़ देते हो, पर गहरी सांस कितनी छोड़ सकते हो। तो पेशेंट को बोला जाएगा गहरी सांस छोड़ो, तो ये पेंसिल नीचे की तरफ डिप करेगी, राइट। और ये मान लो पेश यहां तक गई, राइट। तो ये वो वॉल्यूम है जो कि एक्सपायर हो सकता था पर रिजर्व में था। इसे क्या बोला जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ERV। एंड हाउ मच इज इट, ये है 1000 से 1100 मिलीलीटर के बीच में। इज दैट क्लियर। अब मुझे लगा कि भाई मेरी पेंसिल यहां 0 तक तो आ ही नहीं रही है, यानी कुछ एयर ऐसी है जो लंग्स में भाई अभी भी भरी हुई है, इतनी मेहनत करके अपने सब कुछ निकाल दिया तब भी अंदर पड़ी है। इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, ये वो एयर है बेटा जो कि हमेशा लंग्स में बनी रहती है। थोड़ा सा मुझे ग्राफ थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था ताकि मैं इनकी वैल्यूज को जस्टिफाई कर पाऊं। ठीक है बेटा। ये जो है इसे कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम और RV। ये है 1100 से, दैट मीन्स 1100 से 1200 मिलीलीटर्स के बीच में। और ये वॉल्यूम क्यों है बेटा, अगर आपको याद हो हमारे में कैसा है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो डेफिनेटली कम है, जिसकी वजह से लंग्स पूरे तरीके से पिचक नहीं पाते ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स। और ये किस लिए होती है, ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बना रहेगा, चाहे आप जी जान लगा लो सांस को बाहर निकालने में, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो थे 3 तरीके के वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आ जाती है बारी बेटा कैपेसिटीज की। ये तो वॉल्यूम्स थे। अब भाई लंग से कोई पूछे कि भाई लंग की इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी है, तो लंग की इंस्पायर करने की कैपेसिटी ये भी थी और ये भी थी, तो दोनों मिला के लंग तो पूरा ही इंस्पायर कर रहा है ना। सो अगर आप पेशेंट का चेक करना है कि भाई लंग्स की कैपेसिटी कितनी है इंस्पायर करने की, तो व्हाट विल यू डू, आप पेशेंट को बोलोगे कि भाई आप नॉर्मली ब्रीद आउट करो और अब एक बार गहरी सांस लेके दिखाओ।
तो पेशेंट ने क्या किया, थोड़ा सा डायग्राम घिचपिच सा लग रहा है, थोड़ा ठीक कर देते हैं, सॉरी दिस ग्राफ नॉट डायग्राम, नाउ इट्स फाइन। आपने पेशेंट को बोला कि भैया जरा तुम नॉर्मली सांस छोड़ो, तो यहां तक बेटा इसने सांस छोड़ दी, अब गहरी सांस लो, तो ये ली पेशेंट ने गहरी सांस, राइट। तो पेशेंट के लंग्स की कैपेसिटी कितनी है सांस खींचने की, ये पूरी उसकी कैपेसिटी है बेटा सांस खींच लेने की। इसे कहा जाता है इंस्पायरेशन की कैपेसिटी, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज IRV, यही है ना IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। एनी प्रॉब्लम विद दिस? वैल्यू आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ एक्सपायर करने की कितनी कैपेसिटी है, पेशेंट को बोला कि आप नॉर्मल सांस खींचो, खींच लीजिए टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल सांस, अब गहरी सांस छोड़ो, राइट। तो ये पेशेंट ने गहरी सांस छोड़ दी, राइट। तो ये पूरी उसकी एक्सपायर करने की कैपेसिटी है, फोर्सफुली वो इतना एक्सपायर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड दैट इज ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों ही तो एक्सपायर आउट किया, राइट। नाउ नेक्स्ट, पेशेंट को बेटा कभी भी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में गहरी सांस लेना और फिर नॉर्मल हो जाना, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। पेशेंट को ज़्यादातर परेशानी तब होती है जब वो दौड़ लगा रहे होते हैं, गहरी सांस ले भी रहे होते हैं, गहरी सांस छोड़ भी रहे होते हैं। तो ऐसी केसेस में आपको ज़रूरी है कि आप लंग्स की ऐसी फंक्शनिंग कैपेबिलिटी को, उसकी इस वाली कैपेसिटी को भी जज करें। तो हमें जज करना चाहिए कि जो लंग्स हैं वो गहरी सांस लेके कितनी गहरी सांस छोड़ सकते हैं, या कितनी गहरी सांस छोड़ करके कितनी गहरी सांस के साथ वॉल्यूम को इनहेल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी लंग्स के जिंदा रहने की कैपेसिटी, वही तो असेसमेंट है ना एक्चुअली। तो अगर मुझे कोई पूछे कि भाई लंग्स कितने वाइटल हैं, दैट मीन्स लंग्स की वाइटैलिटी कितनी है, लंग्स कितने जिंदा है यहाँ पर, तो लंग्स के जिंदा होने का मैं पता कैसे लगाऊंगी, मैं बोलूंगी पेशेंट को कि भाई एक बार एक काम करो, गहरी सांस लो, तो लो जी गहरी सांस ले ली, और अब तुरंत ही गहरी सांस छोड़ दो, ठीक है। प्लीज फॉरगिव दिस थिंग कि कहीं सोचता थोड़ा ऊंचा नीचा आ रहा हूं। इज दैट क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, पेशेंट को बोले कि जी पहला एक काम करो, आप गहरी सांस छोड़ दो और फिर एक बार लंग्स को अच्छे से भर लो। दो तरीके हैं, दोनों से ही वाइटैलिटी जज हो जाएगी। तो ये है हमारे वाइटल ऑर्गन में से एक जो लंग्स हैं उनकी काम करने की कैपेसिटी, उनकी वाइटल कैपेसिटी। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी है जी आपने कितनी सांस गहरी खींची, IRV गहरी खींच सकते हो, कितनी छोड़ी बेटा, दैट इज ERV, और दोनों के बीच में कॉमन क्या है, TV, राइट। तो दोनों ही कंडीशंस में ये क्या है बच्चे, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। दो तरीके से जज कर सकते हो, चाहे पहले गहरी सांस खींचे छोड़ने को बोल दो, या गहरी सांस छोड़ करके गहरी सांस खींचने को बोल दो। इज दैट क्लियर? और लंग्स की अगर कोई मुझे पूछे भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, सो दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, इसे कहा जाता है TLC। दिस इज कंप्लीट कैपेसिटी ना बच्चे। एंड व्हाट इज TLC? TLC है वाइटल कैपेसिटी, यहां तक वाइटल कैपेसिटी हो गई पूरी, प्लस दिस रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। अब कई बार बच्चे सवाल लेके आते हैं कि मैम आपने ये तो बता दिया कि जब गहरी सांस छोड़ी उसके बाद में इतनी एयर है, पर जब आप नॉर्मली सांस खींच रहे हो छोड़ रहे हो तब भी तो पेंसिल नीचे नहीं आ रही। तो यस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसे कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी लंग्स जब नॉर्मली काम कर रहे हैं, भाई ना तो आप गहरी सांस लेने को बोल रहे हैं ना छोड़ने को, तो उस टाइम पर कितनी एयर अंदर रह गई, इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कितनी रह गई बेटा, ये तो था ही, और साथ में ये जो गहरी सांस निकाल रहे हो ये भी तो अंदर ही पड़ा है,
तो नॉर्मल सांस लेने पर आरवी और ईआरवी दोनों हमारे लंग्स के अंदर ही बना रहता है। इज दैट क्लियर? और एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जल्दी से इनकी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं विद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में सबसे पहला क्या है बेटा? सबसे पहला है tidal volume. So what is tidal volume? The volume of air inspired and expired during normal breathing. And this tidal volume और TV है कितना बेटा? This is 500 milliliters, right? This tidal volume is composed of two parts. दो parts कौन कौन से हैं बेटा? One is called dead space volume और DSV. DSV क्या है बेटा? पूरा जो 500 ml आपने एक बार सांस के साथ अंदर खींचा, ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाएगा. देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो कि ऊपर के रास्ते में भी तो फंसी रहेगी ना, सबका सब एल्विलाई में जाके एक्सचेंज थोड़ा ना होगा, पैसेज में भी तो कुछ बचा रहेगा. दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम, राइट? सो डेड स्पेस वॉल्यूम, dead space volume it is. So this is the volume of air trapped in respiratory tract. And DSV है कितना? DSV है around 150 milliliters, right? वहीं जो बचा हुआ पार्ट है जो कि एल्विलाई में एक्सचेंज के लिए पहुंचा, उसे हम कहते हैं एल्वियोलार वेंटिलेशन वॉल्यूम. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर reaching alveoli for exchange. और कितनी है बेटा ये? बचा हुआ 350 ml. Is that clear? इसे जल्दी से नोट करो बेटा, बाकी वॉल्यूम्स पढ़ लेते हैं because there is less of space. बट मैं इसको रब नहीं करना चाहती, अदरवाइज आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इन डेफिनेशंस को समझना. मैं इसको वॉल्यूम को यहां से हटा देती हूं. वेल, जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो कौन सा है बेटा? IRV. सो लेट्स टेक नंबर 2, दैट इज IRV और इंस्पिरेटरी और इंस्पायरेटरी reserve volume. What is inspiratory reserve volume? In addition to TV, कितनी एयर को आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो? The volume of air forcefully inspired above tidal volume. So IRV है कितना बेटा? IRV is 2500 to 3000 milliliters, right? Next is ERV
or expiratory reserve volume. And what is expiratory reserve volume? The volume of air forcefully expired above tidal volume, या कह सकते हो in addition to tidal volume, and ERV है कितना? ERV is 1000 to 1100 milliliters, right? Next is your residual volume. Or RV. What is residual volume? The volume of air persistent in lungs even after forceful expiration, right? And that prevents collapse, right? Is that clear? And RV है कितना बेटा? RV है 1100 से 1200 मिलीलीटर्स के बीच में. Is that clear? आगे पढ़ लेते हैं about the respiratory capacity. और respiratory capacities basically वॉल्यूम से ही जज की जाती है कैपेसिटीज. सबसे पहले कैपेसिटी कौन सी है? दैट इज IR और inspiratory capacity. What is inspiratory capacity beta? The maximum volume of air that can be inspired after normal expiration. नॉर्मली एक्सपायर किया है और फिर गहरी सांस लेकर जितना आप खींच सकते हो वो चीज होगी आपकी कैपेसिटी, राइट? सो कितनी होगी बेटा कैपेसिटी? IR है IRV, IR did I write? Sorry, IC. I have also written it here. I'm so sorry. मैंने यहाँ पर गलती से मैंने बोला शायद सही है, लिखते टाइम गलती की गई है. ये है inspiratory capacity, this is expiratory capacity, right? So inspiratory capacity कितनी है बेटा? That is IRV plus TV. I hope you can calculate it well. Next one is EC or the expiratory capacity. So expiratory capacity क्या है बेटा? Expiratory capacity है maximum volume of air that can be expired after normal inspiration. नॉर्मली सांस खींचने के बाद में कितनी सांस को आप बाहर निकाल सकते हो? तो सकते तो क्या हो? टाइडल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और जोर लगा के और भी एयर को निकाल सकते हो. सो EC इज ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, राइट? नेक्स्ट इज योर FRC और फंक्शनल रेजिडुअल capacity. And what is functional residual capacity?
that's the volume of air persistent, or I'm sorry, present in lungs after normal एक्सपायरेशन और नॉर्मल एक्सपीरेशन. कितनी है बेटा ये? FRC है RV प्लस ERV. इज दैट क्लियर? जल्दी से लिखो इसे. Number 4 is vital capacity or VC. Right? So vital capacity क्या है बेटा? That's the volume of air, or वैसे maximum volume of air that can be inspired after forceful expiration or then लिख दिया गलती से मैंने यहां पर, और that can be expired after forceful इंस्पिरेशन. यानी सिंपल सी बात है बेटा, गहरी सांस खींचनी और गहरी ही छोड़नी है. सो VC है क्या? वाइटल कैपेसिटी है क्या? वाइटल कैपेसिटी होती है IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV. राइट? नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी और TLC. सो TLC है क्या? TLC है बेटा लंग्स की टोटल कैपेसिटी, कितना खींच सकता है एयर को अंदर, दैट इज VC प्लस RV, या इसको लिख सकते हो बेटा IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV. राइट? स्पायरोमीट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे बेटा पेंसिल यहां तक तो जा रही है, बट क्या वो पेंसिल या कोई पॉइंटर के नीचे जा रहा है? क्या वो RV को असेस कर रहा है? RV तो हमने सिर्फ जज कर लिया कि हमने माना कि भाई एक एवरेज इंसान का 6000 मिलीलीटर का लंग होता है, यानी उसकी टोटल कैपेसिटी करीबन 6000 मिलीलीटर्स होती है. कभी 6000 to 8000 मिलीलीटर भी हो सकती है. तो 6 लीटर का लंग मान के चल रहे हैं और हम बोल रहे जी पेंसिल यहां तक आई है, तो अंदाजन 1100 से 1200 यहां बचा होगा, पर पॉइंटर ने कभी इसकी तरफ इशारा नहीं किया था. राइट? तो जिसमें भी RV है ये कभी भी स्पायरोमीट्री से सही तरीके से असेस नहीं कर सकते, बिकॉज RV इटसेल्फ कैन नॉट बी असेस्ड बाय स्पायरोमीट्री. इसके लिए हम हीलियम इंस्पिरेशन मेथड को यूज करते हैं. हीलियम सुंघा देते हैं और कितनी हीलियम बाहर आई, कितनी अंदर बच गई, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना रेजिडुअल वॉल्यूम बचा करता होगा. राइट? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? सो किस किस में है RV? FRC, RV खुद और TLC. These cannot be ascertained by spirometry alone. Right? So that was the first point. Next point, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है एंड कैपेसिटीज हैं, वो हायर होंगी इन केस ऑफ मेल देन इन
फीमेल और एथलीट्स में और भी ज़्यादा, एंड इवन हायर फॉर एथलीट्स। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? प्लीज को जल्दी से नोट करोगे। कई बार बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, कुछ छोटे से लॉजिकल से क्वेश्चंस होते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे कि आपकी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी है। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या पूछा? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी 1 मिनट में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को रेस्पायर कर रहे हो या इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, राइट? सो दे कैन बी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसको मैं समझा ही देती हूं। दैट इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या होगा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? 1 मिनट में कितनी एयर बेटा आपके पास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है? टाइडल वॉल्यूम। इसे मल्टीप्लाई कर दो विद रेस्पिरेटरी रेट, जिसे मैं आरआर भी लिख सकती हूं, राइट? तो 1 मिनट में इतनी बार सांस लोगे, हर बार हर बार टाइडल वॉल्यूम को अंदर खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा ना 1 मिनट में कितनी एयर अंदर बाहर हुई। सो ये है कितना? ये है 500 मिलीलीटर्स, और मैं रेस्पिरेटरी रेट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ एडल्ट्स में, दैट इज 12 to 16 per minute. That makes 6,000 milliliters to 8,000 milliliters in a minute's time. क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में एल्वियोलार वेंटिलेशन कितनी हुई? वेंटिलेशन होती है बेटा जितनी एयर आर पार निकल रही है, यानी एक्सचेंज हो रही है। 1 मिनट में एल्वियोलाई में कितनी वेंटिलेशन हुई? सिंपल है बेटा, टाइडल वॉल्यूम पूरा का पूरा थोड़ी ना एल्वियोलाई में वेंटिलेशन के लिए, एक्सचेंज के लिए पहुंच रहा है। इसमें से डेड स्पेस वॉल्यूम हटा दिया जाता है, क्योंकि 150 ml तो ऊपर ही अटक गया ना, और इसे मल्टीप्लाई कर दो रेस्पिरेटरी रेट से। दिस इज 500 minus 150 milliliters into 12 to 16 per minute। 350 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट गिव्स 4,200 milliliters to 5,600 milliliters in a minute's time। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? क्लियरली समझ में आया? विद दिस वी आर डन विद स्पायरोमीट्री। आगे पढ़ लेते हैं कि भाई जो ये वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया, ये आगे जा करके हमारे ब्लड में कैसे पहुंचा, राइट? हाउ इज इट एक्सचेंज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज, राइट? प्लीज नोट इट डाउन।